स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज के थंबनेल को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज की टॉपिक हमारी है फसल और फसलों का वर्गीकरण, जिसमें हम अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। ऋतु पर आधारित फसलों का वर्गीकरण, जीवन चक्र पर आधारित फसलों का वर्गीकरण, आर्थिक एवं उपयोग पर आधारित फसलों का वर्गीकरण। अर्थात कहने का मतलब आज हम फसल और फसल का वर्गीकरण का सेशन चालू करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और आप सभी से चर्चा करते हैं फसल और फसल का वर्गीकरण के बारे में। चलिए फिर आज के सेशन को हम चालू करते हैं और आप सभी से चर्चा करते हैं फसल की परिभाषा क्या होती है। कहने का मतलब फसल क्या होता है। फसल को वैसे तो हम अंग्रेजी में क्रॉप कहते हैं, और क्रॉप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भोजन की प्राप्ति करना। अर्थात कहने का मतलब कि जब हम किसी भी पौधे को भोजन के रूप में उगाते हैं तो वही हमारे क्या हो जाती है, फसल हो जाती है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक परिभाषा होती है, तो फसल क्या होता है कि फसल एक ऐसा पौधा होता है जिसे लाभ या निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और जब वह पककर तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फसल की परिभाषा आपको बता रहा है कि पौधों का एक ऐसा समूह जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और जब वह पककर तैयार हो जाती है तो उसे काट दिया जाता है, जिसे हम फसल कहते हैं। और दूसरे शब्दों में क्या होता है कि फसल एक ऐसा पौधा या उत्पाद होता है जिसे हम किसी विशिष्ट उद्देश्य से, जैसे भोजन, फाइबर या ईंधन के रूप में उगाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। कहने का अर्थ वो ये हुआ कि पौधों का एक ऐसा समूह जिसका हम उद्देश्य भोजन, फाइबर या ईंधन के रूप में करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। अर्थात फसल का मुख्य उद्देश्य भोजन के लिए या फाइबर के रूप में होता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है कि भारतीय फसल क्या होती है तथा उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में उठता रहता है। तो उसके बाद हम फसल के बाद यही टॉपिक हम उठाए हैं कि फसलों का वर्गीकरण क्या होता है और भारतीय फसलें क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो विभिन्न आधारों पर किया गया है, जो कि उनको क्या करता है, अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करता है। जैसे ऋतु के आधार पर क्या होता है, उपयोग के आधार पर क्या होता है। जैसे अभी हम निर्वाह की बात कर रहे थे, फाइबर क्रॉप्स की बात कर रहे थे, यानी रेशा वाली। तो अलग अलग प्रकार की भारतीय फसलों को अलग अलग प्रकार से, यानी उपयोगिता और इन सभी चीज़ों के आधार पर हम उनको अलग अलग प्रकार से बांट दिए हैं। तो पहला हम चर्चा कर लेते हैं आप सभी से ऋतु पर आधारित फसलों के बारे में। तो रबी फसलें क्या होती हैं, हमारे मन में आता है। तो ये जो सीज़न यानी ऋतु होती है, ऋतु पर आधारित तीन आपकी ऋतु होती है, जिसमें आपका रबी, खरीफ और जायद, ये मुख्य रूप से भारतीय ऋतु के अंतर्गत आती हैं। तो रबी फसलें क्या होती हैं, इनको हम अक्टूबर नवंबर माह में बोते हैं, और इनकी अंकुरण के लिए क्या होता है, ठंडी जलवायु की ज़रूरत पड़ती है और तापमान कम होना चाहिए। और इनकी कटाई की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, मार्च अप्रैल तक काटते हैं। अर्थात कहने का मतलब ऐसी फसलें जिनको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल तक काट लेते हैं, उन्हें हम रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब रबी क्रॉप्स में अंकुरण के समय, यानी बीज की बुआई के बाद जो अंकुरण का समय है, वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। उसके बाद कटाई के समय यानी हार्वेस्टिंग, दाने बैठते समय गर्म जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में अगर बात करें, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, मिर्चा, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि रबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। रबी क्रॉप का मुख्य क्रॉप की अगर बात करें तो वो गेहूँ होता है, और उसके बाद आलू होता है, और मटर होता है, सरसों होता है, ये सभी रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद आता है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होती है, इनकी बुआई का जो समय होता है वो जून जुलाई होती है, और इनको हम सितंबर अक्टूबर तक काटते हैं। अगर इनके अंकुरण की हम बात करते हैं तो इनके अंकुरण के लिए जो अच्छा टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 35 सेंटीग्रेड। और कहने का मतलब खरीफ क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और उसके बाद आपका सितंबर अक्टूबर तक काटा जाता है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप करते हैं। अर्थात वर्षा प्रारंभ होने पर
बुआई होती है और वर्षा जब तक ख़त्म होती है तब उसकी हम क्या करते हैं, कटाई करना प्रारंभ कर देते हैं। इनमें जो क्रॉप्स आपकी आती हैं वो एग्जाम्पल के रूप में सबसे मुख्य क्रॉप खरीफ का होता है धान। धान खरीफ का सबसे मुख्य फसल होता है। इसके अलावा आपका बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, मोठ, लोबिया, ज्वार, तिल, ग्वार, जूट, सनई, अरहर, ढैंचा, गन्ना, ये सभी क्रॉप्स आपके खरीफ के अंतर्गत आते हैं, जो कि खरीफ की मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, इनको हम वर्षा के सीज़न में ही उगाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, खरीफ क्रॉप हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उपयोग के रूप में लेते हैं। फिर आती है बात जायद फसल की। तो जायद फसल क्या होती है, जायद का मतलब होता है जो उसको हम फरवरी मार्च में बोते हैं और उसके बाद जून जुलाई तक कटाई कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी क्रॉप्स होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। इनकी वृद्धि विकास की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो वनस्पति भागों का अच्छे से विकास होता है वो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और इनकी जो क्रॉप्स होते हैं वो कद्दू होता है, खरबूजा होता है, तरबूज होता है, लौकी होता है, तोरई होता है, मूंग होता है। यानी का वर्ग के जो लगभग क्रॉप्स वर्ग के अक्षर होते हैं वो सभी इस जात की फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, उसके बाद ये सभी क्रॉप्स आपके जात की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आपके जो क्रॉप्स हमने बताया ऋतु पर आधारित फसलें हैं। रबी, खरीफ और जायद, ये 3 तरह की क्रॉप्स जो है भारतीय लोग उगाते हैं और 3 प्रकार के सीज़न हमारे भारतीय फसल के अंतर्गत आती हैं जिनको हम उगाते रहते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे एक बार फिर से आपको नॉर्मली बता देते हैं, रबी की मुख्य क्रॉप आपकी गेहूँ होती है। खरीफ की मुख्य क्रॉप आपका जो होता है धान होता है। जायद की मुख्य क्रॉप खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी होते हैं जिनको हम उगाते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक आपका है जीवन चक्र पर आधारित फसलें। देखिए, जीवन चक्र पर आधारित फसलों की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल पे बेस्ड जो भी आपके होते हैं उनमें पहला आपका आता है 1 वर्षीय फसलें। अब 1 वर्षीय फसलें क्या होती हैं, तो जिनका जो लाइफ साइकिल होता है उनके जो है प्रोडक्शन का टोटल टाइमिंग जो होता है, यानी उनके मैच्योरिटी का जो समय होता है वो 1 वर्ष का होता है। यानी 1 वर्ष में अपनी वो पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस प्रकार की जो फसल होती है वो 1 वर्षीय फसल होती है। यानी कहने का मतलब ऐसी फसलें जो 1 वर्ष में अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं उन्हें हम 1 वर्षीय क्रॉप कहते हैं। जिसे धान, गेहूँ, चना, ढैंचा, बाजरा, मूंग, कपास, आलू, सरसों, ये सभी आपकी क्या होती हैं, 1 वर्षीय होती हैं। द्विवर्षीय की बात करें तो जो अपना लाइफ साइकिल दूसरे वर्ष में पूरा करते हैं, पहले वर्ष में उनके वानस्पतिक भागों का विकास होता है और दूसरे वर्ष में वो फूल फल देकर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, उन्हें हम द्विवर्षीय क्रॉप कहते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम चुकंदर होता है, प्याज होता है और गन्ना होता है, ये सभी आपके द्विवर्षीय क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आता है बहुवर्षीय फसलें, जिनको हम पेरिनियल क्रॉप कहते हैं, जिनमें क्या होता है ये लगभग 2 वर्षों के ऊपर का समय लेते हैं। यानी ऐसे ही फसलें जो अधिक समय 2 से अधिक साल लगने में उनका वनस्पतिक भागों का विकास होता है 2 वर्षों में, और तीसरे वर्ष या उससे अधिक वर्षों में वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, फल फूल आने लगते हैं। तो इस प्रकार की फसलों को हम पेरेनियल या बहुवर्षीय फसल कहते हैं, जिनके अंतर्गत हम नेपेरियर घास, रिचका या फल वाली जो भी फसलें होती हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया और क्या कहते हैं केला हो गया, और इसके अलावा और भी ऐसी क्रॉप्स हैं जो आपकी बहुवर्षीय क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, यानी पेरेनियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। अर्थात कहने का मतलब जिनको हम अधिक समय में उगाते हैं। इस प्रकार की क्रॉप हमारी क्या होती है, जीवन चक्र पर आधारित होती है। यानी कहने का मतलब हम एक बार रिविज़न कर देते हैं आपका कि जीवन चक्र पर आधारित आपकी 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 1 वर्षीय फसलें, जिनमें हम 1 वर्ष के अंतर्गत फसलों को उगाते हैं, यानी उनका लाइफ साइकिल 1 वर्ष का होता है, जिनमें धान, गेहूँ, गन्ना, चना ये सब होता है। द्विवर्षीय में आपका चुकंदर आता है और प्याज आता है, जिनको हम लाइफ साइकिल 2 वर्षों का होता है। पहले वर्ष में उनका वनस्पति भागों का विकास होता है और दूसरे वर्ष में वो फल फूल देना प्रारंभ करते हैं। बहुवर्षीय फसलें क्या होती हैं, जो कि 2 वर्षों के बाद उनका अच्छे से वृद्धि विकास होता है और वो फिर फल फूल देना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार की जो फसलें आपकी होती हैं वो आपके जीवन चक्र पर आधारित फसलें होती हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिनमें हम आपको बता दिए कि जीवन चक्र पर आधारित फसलें क्या होती हैं। यानी
आपके एग्ज़ाम्पल में कभी-कभी सॉरी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक वर्षीय फसलों का एग्ज़ाम्पल क्या है? और द्विवर्षीय, बहुवर्षीय फसल क्या होती हैं? जो कि आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद अगला बात करते हैं उपयोगिता या आर्थिक आधार पर फसलों के बारे में। अर्थात कहने का मतलब जो हम उपयोग करते हैं, हमारी क्या नीड्स होती है या हमें किस प्रकार से पैसे को अर्निंग करना है, तो इस प्रकार की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, उन्हें हम उपयोगिता और आर्थिक के आधार पर बाँट देते हैं। जिनमें आपका पहला आता है अन्न या धान वाली फसलें, ठीक? यानी कहने का मतलब जिनका मुख्य उद्देश्य हम क्या करते हैं, निर्वाह के रूप में ही करते हैं। जैसे धान, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा। तिलहन वाली फसलें क्या होती हैं? वो ऐसी फसलें होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य हम तेल उत्पादन के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब ऑयल सीड के रूप में करते हैं। जिसमें आपका सरसों आता है, अरंडी आता है, तिल आता है, मूँगफली आता है, तोरिया आता है, सोयाबीन आता है और राई आता है। तो ये सभी जो आपकी क्रॉप्स हैं, ये आपके तिलहन वर्गीय फसलों के अंतर्गत रखी गई हैं, जिनको हम ऑयल सीड के नाम से आते हैं। और इसके ऊपर जैसे मैंने बात किया था धान्य फसलों के बारे में, तो धान्य फसलें क्या होती हैं जिनका मुख्य रूप से हम अनाज के रूप में उपयोग करते हैं। अनाज वाली जो फसलें होती हैं उन्हीं को हम धान्य या अन्न वाली फसल कहते हैं। जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निर्वाह के लिए उगाना होता है। जैसे धान होता है, गेहूँ होता है, जौ होता है, चना होता है। इनको हम मुख्य रूप से खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तिलहनी फसल क्या होती है, तो ये आपकी अरंडी हो गई, तिल हो गया, सरसों हो गया। इनसे हमें फैटी चीज़ें मिलती हैं, यानी वसीय पदार्थ के रूप में जो मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तिलहनी फसल के रूप में जानते हैं। तो ये सभी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम बेस पर ज़रूरी हैं। तो हम अगर आपको इस तरह के कंटेंट दे रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आपके एग्ज़ाम से उपयोगी है। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के रूप में पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि धान्य फसलों का एक मुख्य रूप से उदाहरण कौन-सा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होती है। तो हम आगे बात करते हैं आप सभी से दलहनी फसलों के बारे में। तो दलहनी फसल क्या होती है, जो दाल के रूप में हम उगाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य दाल उत्पादन के रूप में होता है, उन्हें हम दलहनी फसल कहते हैं, यानी पल्सेस क्रॉप के नाम से जाते हैं। जिनमें मुख्य रूप से आपकी लेगुमिनस क्रॉप आती है। लेगुमिनस क्रॉप में आपकी दलहनी फसलें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन का फ्रक्ट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी रूट में आपकी फ्रक्ट्रेशन नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में चना, उड़द, मूँग, मटर, मसूर, अरहर, मूँगफली, सोयाबीन होता है। उसके बाद आपका आता है मसाले वाली, यानी जिसको हम मसालों के रूप में उपयोग करते हैं, जो अलग-अलग प्रकार के स्वाद देती हैं। जैसे अदरक होता है, पुदीना होता है, प्याज़ होता है, लहसुन होता है, मिर्च होता है, धनिया होता है, अजवाइन होता है, जीरा होता है, सौंफ होता है, हल्दी होता है, काली मिर्च होता है, इलायची होता है और तेज़पत्ता होता है। ये सभी क्या आपकी क्रॉप्स हैं मसाले वाली, जो कि अलग-अलग फ्लेवर में पाई जाती हैं और इनका अलग-अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है रेशे वाली फसलें, यानी जिसको हम फाइबर क्रॉप्स के नाम से आते हैं। फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत जो होती है रेशा, जिनका हम कपड़ा बनाते हैं, जूट बनाते हैं, यानी कपड़ा। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोरी बनाने में, रस्सी बनाने में, इन सभी का उपयोग। जैसे ढैंचा, ढैंचा आपका जो है हरी खाद तैयार करने में भी किया जाता है। तो ये रेशा वाली फसलों का मुख्य उद्देश्य कपड़ा उत्पादन के लिए होता है, यानी फाइबर क्रॉप्स को उगाने का मुख्य उद्देश्य कपड़ा, रस्सी और बोरियां, ये सभी तैयार करने के लिए हम रेशेदार फसलों को उगाते हैं। तो ये सभी क्रॉप्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप सभी हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिए, जिससे कि आपको हर प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको एग्रीकल्चर में अपना विस्तार करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए। और भी जो भी आपके साथ एग्रीकल्चर में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, वो सभी हमारे इस चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट हम हमेशा देने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने आप सभी से चर्चा कर लिया दलहनी फसलों के बारे में, मसाले वाली फसलों के बारे में और रेशेदार वाली फसलों के बारे में। तो ये सभी फसलें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिनमें हमने आपसे चर्चा किया। दलहनी, दलहनी का मतलब दाल वाली फसलों के बारे में, मसाले वाली फसल अर्थात जो मसालों के रूप में उपयोग की जाती हैं, जिसमें कुछ क्रॉप्स आपकी जो है लगभग कुछ लोग तो डेली उपयोग में लेते हैं। जैसे आपका प्याज हो गया, ये सभी आपके आते हैं। उसके बाद और भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे चारा वाली फसलें,
जिनको आप फॉडर के रूप में उपयोग करते हैं, यानी जो पशुपालन का कार्य करते हैं, तो उनको अधिक से अधिक चारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चारे वाली फसलों को उगाते हैं, तो जिसको हम चारे वाली फसल कहते हैं। यानी चारे के रूप में उगाए जाने वाली जो भी क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम चारे वाली फसल कहते हैं, जिनमें आपका बरसीम आता है, लूसर्न यानी जिसको हम रिचका भी कहते हैं, उसके बाद नेपेरियर घास आता है, लोबिया आता है, ज्वार आता है, ग्वार आता है। ये सभी क्रॉप्स जो हम उगाते हैं, जो जानवरों का मुख्य रूप से भोजन होता है, जिनको वो बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, उन्हें हम चारा वाली फसल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फलदार फसलें। फलदार फसलों का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनको उगाने का मुख्य उद्देश्य जिनसे हमें फल की प्राप्ति हो। और उनमें जो मुख्य फसलें आपकी आती हैं, जैसे आम होता है, अमरूद होता है, नींबू होता है, लीची होता है, केला, पपीता, सेब, नाशपाती, अंगूर। ये सभी क्रॉप्स आपकी फलदार वृक्ष होती हैं, जो कि पर्नियल क्रॉप्स के नाम से भी जानी जाती हैं। यानी कहने का मतलब बहुवर्षीय क्रॉप्स के अंतर्गत ये आपकी आती है। यानी कहने का मतलब इनको फल फूल देने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। उसके बाद आपका आता है जड़ एवं कंद वाले, यानी रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके हम जड़ को खाते हैं या जड़ के कुछ ट्यूबर्स को खाते हैं। जैसे कहने का मतलब आलू हो गया, शकरकंद हो गया जिसको हम गंजी के नाम से जानते हैं, अदरक हो गया, अदरक भी आपका रूट क्रॉप के अंतर्गत आता है, गाजर हो गया, मूली हो गया, अरबी हो गया, रतालू हो गया, टेपियोका हो गया, सलजम हो गया। ये सभी जितने भी क्रॉप्स हैं, ये आपकी रूट और ट्यूबर क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। ट्यूबर में क्या होता है, जैसे आपका आलू आ गया, ये आपका क्या है, ट्यूबर क्रॉप है। इस तरह से हम जड़ और कंद वाली फसलों को पढ़ रहे हैं। चारा वाली फसल, चारा वाली का मतलब जो पशुपालक भाई होते हैं उन सभी के लिए होता है। वो कभी कभी क्या करते हैं, जब उनको चीज़ें समय पे नहीं मिलती हैं, यानी कहने का मतलब फॉडर क्रॉप्स नहीं मिलता है, तो बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने खेतों में चारे के रूप में बरसीम, ग्वार, लोबिया, इन सभी नेपेरियर घास वगैरह को उगा देते हैं। और फल रहा तो फल तो जान ही रहे हैं आप लोग, विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है, जो कि हमारे शरीर में रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। और रह गई बात जड़ वाली और कंद वाली फसल की, तो इसमें आपका आलू आता है। आलू अब जो है कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, शकरकंद भी है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और उसके बाद गाजर जो है आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। तो मूली जो होती है चरपराहट होती है, जो कि अच्छे फ्लेवर के रूप में उपयोग कर लेते हैं हम। अदरक है तो अदरक को हम चाय के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब चाय वाली मसालों के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी क्रॉप्स हैं जो कि मसालों में भी आती हैं और जड़ वाली भी फसलों के रूप में आती हैं। तो ये सभी क्रॉप्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं अच्छे से, तब तक ये कंटेंट आपको समझ में कम आएगा। तो इसलिए मैंने एक ऐसे कंटेंट को उठाने का प्रयास किया जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो अगली टॉपिक्स की हम बात करें, अगले कंटेंट की बात करते हैं, तो उद्दीपक फसलें कहते हैं। उद्दीपक का मतलब नशीले पदार्थ, अर्थात कहने का मतलब जिनको खाने से किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसे हम उद्दीपक फसलें कहते हैं। यानी जो उत्तेजनाओं को प्रकट करने वाली फसलों उगाई जाती हैं, उन्हें हम उत्तेजक फसलें कहते हैं। जिसमें आपका मुख्य रूप से तंबाकू, पोस्त, चाय, कॉफ़ी, धतूरा, भांग आता है। जैसे तंबाकू खाने से कुछ प्रकार की एक अलग प्रकार का एनर्जी आता है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सभी शर्करा के रूप में जैसे होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे मिठास की प्राप्ति होती है। तो मिठास के रूप में आपका चुकंदर और गन्ना आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, शर्करा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है जिनसे हम चीनी की प्राप्ति करते हैं, ये कह सकते हैं। अब शर्करा का मतलब चीनी, यानी शुगर की प्राप्ति के लिए हम चुकंदर और गन्ने का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और गन्ना आपका एक प्रकार से नकदी फसल के रूप में भी उगाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला आपका फसल है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं औषधीय फसल की, औषधीय फसल का मतलब होता है मेडिसिनल क्रॉप। मेडिसिनल क्रॉप का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले, यानी जो रोगों से लड़ने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें हम मेडिसिनल क्रॉप कहते हैं। जैसे पुदीना, मेथी, अदरक, हल्दी, सफ़ेद मूसली और तुलसी। ये जितने भी क्रॉप्स हैं, ये किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। अर्थात जो क्रॉप्स हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, उस प्रकार की क्रॉप्स को हम औषधीय फसल कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको हम बता रहे हैं,
तो अगर आप थोड़ा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने साथियों तक भी शेयर करिए इस चैनल को, जिससे कि वो भी अपनी एग्रीकल्चर की तैयारी को बेहतर बना सकें। यह क्लास आप सभी के एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट के रूप में मैं लाया हूँ। और इसके बाद तुरंत मैं इसी कंटेंट पे आधारित आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ। तो आप सभी पहले आप इस थ्योरी क्लास को पढ़ने का प्रयास करिए और समझने की बात चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद हम आगे आप सभी से बात करने वाले हैं विशेष उपयोग पर आधारित। विशेष उपयोग पर आधारित का मतलब क्या होता है कि जिनका उपयोग हम किसी न किसी रूप में करते हैं, यानी कहने का मतलब स्पेशल रूप में करते हैं, जैसे नकदी फसल के रूप में। नकदी फसल का मतलब जिनको हम क्रॉप्स को उगाते हैं, उगाने के बाद सीधा मार्केट में बेच देते हैं, और बेचकर उनसे हम क्या करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका गन्ना होता है, आलू होता है, तंबाकू होता है, कपास होता है, मिर्च होता है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है। इन सभी क्रॉप्स को हम मुख्य रूप से अर्थ, यानी कहने का मतलब धन या पैसे को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उगाते हैं। ये सीधा क्रॉप को हम क्या करते हैं, खेतों से ही ले जाकर बाज़ारों में, मंडियों में हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, और हमें वहाँ से एक अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है, और हमें धन की भी प्राप्ति होती है। अंतर्वर्ती फसल आती है आपकी कैच क्रॉप, जो किसी एक दूसरे को अटैच करती है, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, चीना हो गया, लाही हो गया, शामा हो गया, आलू हो गया। ये सभी क्या होती है, अंतर्वर्ती फसलें होती हैं, जिनको हम कैच क्रॉप करते हैं। कैच का मतलब होता है पकड़ने का, किसी चीज़ को जब पकड़ने का काम करते हैं तो वही क्या होती है, आपकी कैच क्रॉप कहलाती है। यानी कहने का अर्थ होता है जब किसी फसल में कोई नुकसान होता है तो उसके स्थान पे हम जब इन क्रॉप को उगाते हैं, उस प्रकार की फसलों को हम कैच क्रॉप कहते हैं। तो ये विशेष उपयोग पे आधारित आपकी फसलों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जिनमें आपका पहला टॉपिक था नकदी फसल, और दूसरा आपका अंतर्वर्ती फसलें थी। तो नकदी फसल में क्या होता है, धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं और सीधा ले जाकर मंडी में बेच देते हैं। अंतर्वर्ती में हमने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को पकड़ने, यानी किसी चीज़ की कमी की पूर्ति को पूरा करने के लिए जो हम उद्देश्य से फसलों को उगा देते हैं, उन्हें हम अंतर्वर्ती फसलों के नाम से जानते हैं, जिनमें आपका उड़द आता है, मूंग आता है, चीना आ जाता है, लाही आ जाता है, सावा आ जाता है। तो ये सभी क्रॉप्स उसके अंतर्गत आती हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आपका आता है मृदा रक्षक फसलें, यानी जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बिना ह्रास किए अच्छा उत्पादन देने का प्रयास करते हैं, उन्हें हम मृदा रक्षक फसलें कहते हैं। जैसे कि मृदा के कटाव को रोकती हैं और उसके बाद मृदा में उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको हम मृदा रक्षक फसलें कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपकी मूंगफली आती है, मूंग आता है, उड़द आता है, शकरकंद आता है, बरसीम, लूसर्न, रिचका। ये क्या करते हैं, ये छायादार और लतादार होते हैं, जिससे कि मिट्टी की जो वो ऊपरी लेयर होती है उनमें धूप कम लगता है और वो जल्दी से क्या होते हैं, अनउपजाऊ नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, ये मूंगफली, मूंग, उड़द, ये सभी क्या है आपकी, ये लेगुमिनस क्रॉप हैं, और जिनमें लेगुमिनस क्रॉप होते हैं तो उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज़्यादा होता है, और ये हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करते हैं। और क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के साथ साथ फसल के उत्पादन को भी अच्छा इंक्रीमेंट देते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, हरी खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। अब जैसे हरी खाद की बात आ गई तो हरी खाद आपको नीचे मैंने बता रखा है कि हरी खाद क्या होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम खेतों में पहले उगाते हैं और उगाने के बाद सीधा उसी में जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, और उनसे क्या होता है, फिर हम खाद को पानी वगैरह भरकर खेतों में मिलाकर तो हम पानी भर देते हैं, जिससे कि वो सड़ गल कर हमारे लिए हरी खाद यानी कार्बनिक खाद के रूप में तैयार हो जाती है। हरी खाद के रूप में उगाई जाने वाली जो भी क्रॉप्स आपकी आती हैं, जैसे मूंग हो गया, सनई हो गया, बरसीम हो गया, ढैंचा हो गया, मसूर, ज्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा। तो ये सभी जैसे हरी खाद की मुख्य फसल आपकी मूंग होती है। थैंक यू आप सभी।